नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का निदेशक बनने के लिए बीए में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इससे दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद भी निदेशक बना जा सकता है। विश्व गुरु भारत में 2017 से यह विवाद चल रहा है कि आईआईएम रोहतक के निदेशक धीरज शर्मा की बीए की डिग्री असली है या नहीं। वो है तो कहां है। इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा ने लिखा है कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने दो बार पत्र लिखे, लेकिन डिग्री का पता नहीं चला। और अब तो निदेशक जी का 5 साल का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। निदेशक से रिपोर्टर ने संपर्क भी किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। एक निदेशक कागज नहीं दिखा रहा है और नागरिकता कानून को लेकर पूरे देश में उत्पात मचाया गया कि कागज तो दिखाना होगा। धीरज शर्मा भी ऐसी खबरों को पढ़ने के बाद सोचते होंगे कि अखबार में छपने से क्या हो जाता है, जिसे निदेशक बनना होता है वो बनता है। ऐसे काबिल लोगों से आप भी प्रेरणा लिया करें, तनाव कम रहेगा। अगर आपने ये अंदाजा लगाया है कि मैं इनकी बीए की डिग्री के बहाने किसी और की डिग्री की बात करूंगा, तो आप गलत हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी की तो बात करूंगा, जिन्होंने 14 अक्टूबर 2017 को भारत के 20 शिक्षा संस्थानों को दुनिया के 500 संस्थानों में पहुंचाने की नीति का ऐलान किया था। इस प्रसंग का जिक्र क्यों कर रहा हूं, आगे बात करेंगे, लेकिन पहले 2017 का यह ऐलान सुनिए। इसी मिजाज से एक योजना भारत सरकार लाई है, और वो योजना ये है कि देश की 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और देश की 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, इन 10 टोटल 20 यूनिवर्सिटीज, इनको वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए एक आज जो सरकार के सारे बंधन है, सरकार के जो कानून नियम है, उससे उनको मुक्ति देना, और दूसरा आने वाले 5 साल में इन यूनिवर्सिटीज को 10,000 करोड़ रुपया देना। लेकिन ये यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किसी नेता की इच्छा पे नहीं होगा, प्रधानमंत्री की इच्छा पे नहीं होगा, किसी मुख्यमंत्री की चिट्ठी और सिफारिश से नहीं होगा। पूरे देश की यूनिवर्सिटीज को चैलेंज रूट में निमंत्रित किया गया है। उस दिन प्रधानमंत्री पटना में थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मांग की थी कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया केंद्रीय यूनिवर्सिटी एक पुराना विचार है। बिल्कुल यही उनके शब्द थे, आप YouTube पर सुन सकते हैं। 2017 की सभा में मौजूद कई लोग जो ताली बजा रहे थे, नारे लगा रहे थे, अगर संयोग से इस वक्त प्राइम टाइम देख रहे हैं तो बता सकते हैं कि उस वक्त उनके दिलो दिमाग पर इस भाषण का, ऐलान का क्या असर पड़ा था। मैंने अपने सहयोगी मनीष से गुजारिश की कि इस सभा में नारे लगाने वाले या ताली बजाने वालों में से किसी का इंटरव्यू करें। समय की कमी के कारण मनीष ऐसे लोगों का पता नहीं लगा सके, लेकिन जो जानकारी उन्होंने भेजी है वो स्तब्ध करने वाली है। मनीष ने बताया कि 2008 में कई पदों को खत्म कर देने के बाद पटना यूनिवर्सिटी में आज मंजूर पदों की संख्या 855 है, जिनमें से 272 पर ही लोग पढ़ा रहे हैं, बाकी 583 रिक्त हैं। जिस यूनिवर्सिटी में करीब 70% पद खाली हों, उसकी क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। 2017 में बात पटना यूनिवर्सिटी की बेहतरी की जा रही थी, तो प्रधानमंत्री ने दूर 2022 का दूसरा ही सपना लॉन्च कर दिया। पटना यूनिवर्सिटी जहां थी वहीं रह गई। भारत सरकार देश के भीतर के संस्थानों की रैंकिंग कराती है, उसमें पटना यूनिवर्सिटी का नामो निशान तक नहीं है। इस पूरे मामले को ऐसे समझिए, और जो उदाहरण दे रहा हूं उसे लिखकर पर्स में रखिए ताकि याद रहे। मान लीजिए आपके मोहल्ले की सड़क टूट गई है, लोग मांग कर रहे हैं कि यह सड़क जल्दी बने, लेकिन तभी नेताजी आते हैं और कहते हैं कि यहां से 50 किलोमीटर दूर हम एक नया फ्लाईओवर बना रहे हैं। लोग ताली बजाने लगते हैं। अखबार में फ्लाईओवर का ऐलान हेडलाइन के रूप में छप जाता है और टूटी सड़क टूटी रह जाती है।
पटना यूनिवर्सिटी का तो कुछ नहीं हुआ, नया प्लान लॉन्च हो गया। क्या आपको यही पैटर्न यूपी में दिखाई दे सकता है? अच्छा होता प्रधानमंत्री नई यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने के साथ साथ जो चल रही हैं उनकी हालत पर भी बात करते, बताते कि कितने शिक्षकों के पद खाली हैं, पढ़ाई की गुणवत्ता में क्या सुधार हुआ है। वापस लौट आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस पर। 2017 से लेकर 2021 यानी 4 साल में क्या 10,000 करोड़ रुपए दिए गए, जिसका ऐलान पटना में प्रधानमंत्री ने किया था। हमारे पास जानकारी का कोई दूसरा जरिया नहीं था, इसलिए बजट में जो राशि दी गई है उसी का सहारा लिया है। 2017-18 के संशोधित बजट में 1 पैसा नहीं दिया गया। 2018-19 के संशोधित बजट में 128 करोड़ दिया गया। 2019-20 के संशोधित बजट में 325 करोड़ दिया गया। 2020-21 के संशोधित बजट में 1101 करोड़ दिया गया। 2021-22 के बजट में 1710 करोड़ की बात है। संशोधित बजट से ही पता चलेगा कि कितना मिला है। फिर भी इन सबको जोड़ लें तो अभी तक कुल 3,500 करोड़ रुपए भी नहीं दिए गए हैं। बजट देखने से राशि काफी कम लगती है, लेकिन 5 अगस्त को पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। यह राज्यसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जवाब पर आधारित है। इस रिलीज में कहा गया है कि सरकार हर संस्थान को 5 साल में करीब 1,000 करोड़ रुपया उपलब्ध करा रही है। इस प्रेस रिलीज में यह लिखा है कि कितना दिया जा रहा है, यह नहीं लिखा है कि कितना दिया जा चुका है। 5 अगस्त 2021 की पीआईबी की इस रिलीज में यह भी कहा गया है कि 12 संस्थानों को ही इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के लिए मंजूरी दी गई है। इनमें 8 सरकारी हैं और 4 प्राइवेट। 5 साल बीत गए और सरकार अभी तक सभी 20 संस्थानों को आईओई के लिए मंजूरी नहीं दे पाई है। उन 8 संस्थानों को कब मंजूरी मिलेगी, कब पैसा मिलेगा और कब वो टॉप 500 में शामिल होने की यात्रा शुरू कर पाएंगे? 5 साल होने जा रहे हैं, विश्व स्तरीय संस्थान मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। 2019 में करीब 6 लाख छात्र भारत के बाहर पढ़ने चले गए। इस जुलाई में शिक्षा मंत्री का बयान है कि 11 लाख से अधिक भारतीय छात्र दूसरे देशों में पढ़ रहे हैं। इन छात्रों को पता है कि यहां के घटिया संस्थानों में पढ़ने का क्या मतलब रह गया है। अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 60,000 करोड़ रुपया भारतीय छात्र अमेरिका ले जाते हैं। केवल अमेरिका भारत के घटिया संस्थानों से मुक्ति पाने की इतनी बड़ी कीमत चुकाते हैं। भारत के मां बाप अपना कितना कुछ गंवा देते होंगे। डू यू गेट माई पॉइंट? 19 जुलाई 2021 को संसद में शिक्षा मंत्री के एक बयान को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस समय आईआईटी में चेयरमैन के 8 पद, निदेशक के 5 पद खाली हैं। एनआईटी के चेयरमैन के 21 पद खाली हैं और निदेशक के 5 पद खाली हैं। 9 मार्च 2021 को संसद की स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट में बताया है कि 1 साल के भीतर उच्च शिक्षा के बजट में 3% की कटौती कर दी गई। आईआईटी में 3,876 पद खाली हैं, 10,088 पद स्वीकृत हैं, यानी 38% पद खाली हैं। आईआईएम में 1266 में से 934 पद खाली हैं, 74% पद खाली हैं। हमारा सवाल यह नहीं कि प्रधानमंत्री चुनावी साल में यूपी में नई यूनिवर्सिटी की आधारशिला क्यों रख रहे हैं, कभी भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा सवाल इतना है कि यूपी के जो राजकीय विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैं, क्या उन्हें पता है कि उनकी वैकेंसी कितनी खाली है, पढ़ाई का स्तर क्या है? अगर वे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ही देख लें तो यूपी से ज्यादातर यूपी से केंद्र सरकार के संस्थान मिलेंगे या प्राइवेट मिलेंगे उस सूची में। सोनभद्र जिले से हमारे सहयोगी प्रभात कुमार ने एनआरआई अंकिलों के लिए यह रिपोर्ट भेजी है, क्योंकि इंडिया में ऐसे स्कूल कॉलेज देखकर कोई हैरान नहीं होता है। जो भारत से चले जाते हैं उन्हें ऐसी इमारतों को देखकर विश्वास हो जाता है कि उनका यहां से भागने का फैसला सही था। यहां चारों तरफ माननीय घास फूस उगाए हैं, जैसे लगता है कि इन्हीं के लिए 5 करोड़ की लागत से यह इंटर कॉलेज बनाया गया था। 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन भी किया, लेकिन उनके जाने के बाद घास फूस ही पढ़ने आए
क्योंकि छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हुई और घास फूस को पसरने के लिए बंद इमारत से बेहतर कोई और जगह नहीं मिल सकती थी। राजकीय गुरमुरा इंटर कॉलेज चालू हो, चालू हो। राजकीय गुरमुरा इंटर कॉलेज चालू हो, चालू हो। आदिवासी समाज के बच्चों के लिए 30 किलोमीटर के इलाके में यही एकमात्र इंटरमीडिएट कॉलेज है और वो भी बनकर बंद पड़ा है। इसलिए मैंने मोहल्ले की टूटी सड़क और दूर बनने वाले फ्लाईओवर का उदाहरण दिया था। क्या इन्हीं सब बदहालियों से बचने के लिए प्रधानमंत्री नई यूनिवर्सिटी के शिलान्यास का सहारा ले रहे हैं? डू यू गेट माई पॉइंट? स्थानीय लोगों ने सांसद से लेकर जिलाधिकारी तक को खूब पत्र लिखे, लेकिन टीचर की बहाली का फैसला तो शासन को करना था। राजकीय इंटर कॉलेज का न्यू पड़ा था, उस समय क्षेत्र में काफ़ी खुशी थी। हम लोग खुश थे कि कम से कम इसी बहाने इस पूरे क्षेत्र में एक विद्यालय तो हुआ। 30 किलोमीटर के एरिया में बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा एक वरदान साबित होता, लेकिन मतलब ये इस क्षेत्र की दुख की बात है कि ये अभी तक चालू नहीं हुआ है। आज विद्यालय की दशा ये है कि लोग वहाँ खंडहर बनते जा रहा है, पेड़ पौधे इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि जो देखने लायक नहीं है। और हम लोग इसकी शिकायत या सूचना करने के लिए हम लोग कई जगह गए, जैसे विधायक, सांसद, ऊपर तक हम लोगों ने लेटर लिखा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक चालू नहीं हुआ। क्या कारण है, सरकार क्यों नहीं चालू कर रही है, जिससे हम लोगों को ये असुविधा जो हो रही है, बच्चों को भेजना पड़ रहा है डाला और दूर दूर बच्चे जा रहे हैं। जो अगर ये विद्यालय चालू हो जाती है तो इस क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगा। हम लोग तो यही मांग है कि सरकार इसको जल्द से जल्द चालू करे। हमारे सहयोगी प्रभात कुमार ने बताया कि सोनभद्र के चोपन ब्लॉक में पिपरा खांड गांव में 2011 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की नींव रखी गई थी। इसकी भी हालत ठीक नहीं है, जबकि सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। अगर आप समझने के मूड में हैं तो समझेंगे कि आजकल किसी भी सरकार में यह देखने को मिलता है कि स्कूल और अस्पताल की इमारत तो बन जाती है, लेकिन या तो चालू नहीं की जाती या फिर कई साल लग जाते हैं चालू किए जाने में। इस आवासीय विद्यालय को चालू किया जाता तो आदिवासी बच्चों को कितना लाभ होता, लेकिन इमारत बनी हुई है, इसका इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नई यूनिवर्सिटी की आधारशिला रख रहे हैं ताकि यूपी के युवाओं में आशा का नवीन संचार हो सके। इस इमारत के बनने पर भी आशा का नवीन संचार हुआ होगा। फिलहाल यहां घास का नवीन संचार हो रहा है। 2 साल से यह बनकर तैयार है। कम से कम हमारी रिपोर्ट के बाद चालू हो जाए तो अच्छा रहता। मायावती के बाद अखिलेश जी आए, अखिलेश जी के बाद अब योगी सरकार ही आए हुए हैं, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ। सब कुछ कंप्लीट है, वायरिंग है, लाइट है, सब व्यवस्था हो गया, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ। करोड़ों रुपए की संपत्ति बन करके ऐसे ही वेस्ट पड़ा हुआ है और धीरे धीरे अब ये खंडर होने के कगार पर पहुंच रहा है। चारों तरफ झाड़ियां लगी हुई हैं। अगर हमारा ये विद्यालय प्रारंभ हो जाता तो हमारे क्षेत्र से कुड़वा हो गया, पीपर खाड़ हो गया, कशनरावा हो गया, गोबरदाहा हो गया, अन्य भी गांव के क्षेत्र है जो बहुत भारी संख्या में लोग रहते हैं, यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। हमें नहीं मालूम कि इस वक्त यूपी में स्कूल और कॉलेजों की कितनी इमारतें बनकर तैयार हैं, उनमें पढ़ाई शुरू हुई या नहीं, जिनमें पढ़ाई हो रही है उनमें पढ़ाने वाले हैं या नहीं। आधिकारिक संख्या सरकार के मंत्री या सचिव ट्वीट कर बता दें तो हम अगले कार्यक्रम में आदरपूर्वक शामिल करेंगे। हमारे सहयोगी परिमल पश्चिम यूपी के कुछ इलाकों में गए, वहां उन्होंने देखा कि कई इमारतें कॉलेज के नाम पर बनकर तैयार हैं, मगर वहां शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। सोचिए, इन सभी में शिक्षक बहाल होते, युवाओं को नौकरी मिली होती, छात्रों को नामांकन मिला होता और प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे होते तो क्या ही बात होती। कितने हाथ लगा रखे थे। गाजियाबाद के लोनी की प्रेमनगर बस्ती की शेरबी, साबिया और शोफिया तीनों बहनें और उनके पिता इरशाद के सामने इनको आगे पढ़ाने की चिंता है। परिवार गरीब है, पिता ऑटो चलाते हैं, लिहाजा न बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर भेजना चाहते हैं और न ही प्राइवेट में पढ़ाने में ज्यादा समर्थ। लगा कि पड़ोस में इंटर कॉलेज खुला है तो चुनौती खत्म हो जाएगी, पर हालत ढाक के 3 पात जैसी ही है। एजुकेशनल हब स्कीम के तहत पास के ही अल्पसंख्यक बहुल इलाके में
बालिकाओं के लिए मॉडल इंटर कॉलेज 2019 से तैयार बनकर शिक्षा विभाग के हवाले है, पर आज भी ताला लटका है। यहाँ 6ठी से 12वीं की पढ़ाई की व्यवस्था है। क्या दिक्कत आ रही है? कितने तक पढ़ाई की है? और 6ठी तक पढ़ाई करिए, सोचा था आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर कुछ है ही नहीं स्कूल में, तो फिर घर बैठे हैं काफी सालों से। और कितने दूर है स्कूल यहाँ से? ये है यहाँ पर ही। दूसरा स्कूल कितना दूर? दूसरा स्कूल दूर है, काफी दूर है यहाँ से। हमारे पापा की इतनी कमाई है नहीं, सोचा था आगे पढ़ेंगे, इसलिए कुछ कमाई है नहीं, इसलिए घर में बैठे हैं बहुत साल से। तो आप जैसे और भी लोग होंगे आपके दोस्त यहाँ आसपास में जो नहीं पढ़ पाए होंगे? बहुत लड़कियाँ, बहुत लड़कियाँ, काफी लड़कियाँ हैं जो नहीं जा पा रही, जो घर में बैठी हैं, जो 5वीं करके रुक गई हैं, जो नहीं जा पा रही हैं। और यहाँ से तो 6ठी से 12वीं की पढ़ाई थी ना? हाँ, यहाँ के सामने स्कूल बनाता है कोई। प्रेमनगर की इस कॉलेज की इमारत में अब तो दरार भी पड़ने लगी है और यहाँ बने क्लासेस की जमीन भी धंस रही है। प्रिंसिपल से लेकर स्टाफ के कमरे हों या फिर लैब, व्यवस्था सबकी है, पर ताले लगे हैं। कॉलेज को 2 साल से शिक्षकों का इंतजार है। यहाँ के लोग प्रधानमंत्री से लेकर शासन प्रशासन को कॉलेज खोलने को लेकर लिख कर थक चुके हैं, पर अब तक सुनवाई नहीं। अल्पसंख्यकों के लिए बना है, गर्ल्स के लिए, तो इसे चालू करवाने के लिए हमने हर जगह लेटर लिखे हैं, और अब से नहीं, 2018 से रेगुलर प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करके गए, और उसके बाद से रेगुलर यहाँ पे अधिकारी कोई आता है, देख के चला जाता है। अल्पसंख्यकों की वजह से ये तैयार होने के बाद सारे गड्ढे हो गए, कनेक्शन कट चुका है, बिजली का बिल लगभग 60-65 हज़ार रुपये का आ रहा है, इसका कोई सुनवाई कहीं नहीं, और ये भी सीजन चला जाएगा, हमें नहीं लगता है चालू होएगा, हमने तो आस ही छोड़ दी इसलिए। इसी स्कीम के तहत यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर लोनी के मुस्तफाबाद में बालकों के लिए बने मॉडल इंटर कॉलेज की हालत भी ठीक ऐसी ही है, जहाँ 2 साल से बिल्डिंग तो तैयार है पर बंद है। विधायक यहाँ के बीजेपी के हैं, सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार बीजेपी की है, सब कुछ बीजेपी का, कहते सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ हो रही है? हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आपके सामने स्कूल है ये। समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान 2014-15 में एजुकेशनल हब स्कीम के तहत कुल 40 कॉलेज के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। नई बीजेपी की सरकार आने पर उन्हीं 23 कॉलेज की इमारतों के प्रोजेक्ट के काम को हरी झंडी मिली, जहां काम शुरू हो चुका था। इनमें से 8 इमारतें साल भर से बनकर तैयार हैं। हर इमारत पर तकरीबन 3 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत आई है। यानी एजुकेशनल हब स्कीम के तहत साल भर पहले तक करीब 24 करोड़ की लागत से 8 कॉलेज की इमारतें तैयार हो चुकी हैं और शिक्षा विभाग को सौंपी जा चुकी हैं। पर अफसोस, स्टाफ बहाली के अभाव में सालों से पढ़ाई की जगह ताले लटके हैं। अब स्कूल खोलने की तिथि नहीं बताई जा रही, बल्कि धन्यवाद ज्ञापन का काम चल रहा है। बनने की बात से भला कहाँ इनकार है, सवाल है चलने की बात का। हमारे यहाँ लौनी में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद से जहाँ एक भी इंटरमीडिएट का स्कूल नहीं था, वहाँ 2 इंटरमीडिएट के स्कूल बने, डिग्री कॉलेज का काम चल रहा है, तमाम एजुकेशन के क्षेत्र में सुधार हुआ है। तो जो स्कूल हमारे बनके कंप्लीट हुए हैं, उनके पद सर्जन हुए और बहुत जल्दी वो शुरू हो जाएंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और उनका अभिनंदन करता हूँ। अधिकारी बता रहे हैं कि कोशिश है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति करके इसको शुरू करवाया जाए। ये दोनों ही इंटर कॉलेजेस हम लोग 2019 में हस्तगत भी कर चुके हैं शिक्षा विभाग को, लेकिन इस समय चूंकि शिक्षा विभाग में कोई भी फैकल्टी इसको चलाने के लिए सृजित नहीं है, पदों का सृजन नहीं हुआ है, जिसके कारण इसके संचालन में बाधा आ रही है। और अभी फिलहाल के लिए ये सोचा जा रहा है कि कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि ये जो भवन बनकर के तैयार हो चुके हैं, इनको शीघ्रातिशीघ्र जनोपयोगी बनाया जा सके। अब स्कूल कॉलेज की इमारतों को लेकर एजुकेशनल हब स्कीम के अलावा बात दूसरे स्कीम की। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 2018 से 20 के दौरान 31 बिल्डिंग करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई, शिक्षा विभाग को सौंपी जा चुकी हैं, पर इसके संचालन में भी शिक्षकों और स्टाफ की कमी बाधा बन रही है। इसके तहत यूपी के अलग अलग इलाकों में 23 इंटर कॉलेज करीब 80 करोड़ 50 लाख रुपए, 4 हाई स्कूल 2 करोड़ 72 लाख रुपए, 3 ITI 21 करोड़ रुपए और 1 दृष्टिबाधित विद्यालय 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल इलाकों को चिन्हित करके वहां स्कूल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू किया गया।
2008-9 में इस स्कीम को मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम दिया गया था, जो 2018 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कर दिया गया। इसमें आज की तारीख में 60% पैसे का आवंटन केंद्र जबकि 40% राज्य सरकार करती है। एजुकेशनल हब स्कीम हो या फिर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम स्कीम, दोनों के तहत बने तमाम स्कूल कॉलेज की इमारतें अल्पसंख्यक बहुल इलाके में ही बने, पर वहां किसी भी समुदाय के बच्चों के पठन पाठन को लेकर कोई बंदिश नहीं। मसलन कोई भी बच्चा इन स्कूल कॉलेजों में पढ़ सकता है। कागजों से जमीन पर इमारतें तो उतर आई, पर जमीनी हालात नहीं सुधरे, नहीं बदले। 2 स्कीम की हालत तो आपको दिखा दी, अब शिक्षा की बदहाली की कुछ और कहानियां। बुलंदशहर के डिबाई इलाके के पला कसेर गांव के राजकीय इंटर कॉलेज की ये इमारत 5 साल से बनकर तैयार है। 5 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से सपा सरकार ने इसे गांव के फैजुल हसन के 6 बीघे दान किए गए जमीन पर बनवाया। 2 साल पहले हसन साहब गुजर गए, पर न इस कस्बे को कॉलेज मिला और न ही उनकी कॉलेज की हसरत ही पूरी हुई। अब बच्चों को बसों में धक्का मुक्की करते पढ़ाई के लिए करीब 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसके बंद पड़े रहने की शिकायतें तो लगातार की जा रही हैं, पर सुनवाई अब तक नहीं। और हम 20 बार माननीय मुख्यमंत्री के पटेल पे दफा डाल चुके हैं और 12 बार शिकायत कर रहे हैं, कोई भी अधिकारी जवाब देने को तैयार ना होता। के अंदर 48 कमरे बने हुए तैयार हैं, 3 लेब बने हुए तैयार हैं, पूरा कंप्लीट है और रंग भी इसका खराब हो चुका है। 5 साल बने हुए हो गए। लड़कियां बाहर जा रही हैं पढ़ने के लिए तो बहुत परेशानी से जाती हैं और बस से जाती हैं, उन्हें परेशानी होती है जाने में। और कितनी दूर पड़ता है यहाँ से जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ने जाती है? 5 किलोमीटर लगभग। अच्छा, बस टाइम पे मिल जाती है? नहीं, कभी मिलती नहीं है और कभी मिल जाती है, कभी तो बिल्कुल ही नहीं आती है, ऐसा होता है। चित्रकूट के राजापुर तहसील की इस इमारत में बसपा सरकार ने गर्ल्स इंटर कॉलेज की नींव रखी, ताकि करीब 50 साल से जिला पंचायत की बिल्डिंग में चल रहा गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज खुद की इमारत में शिफ्ट हो पाए। पर कुछ तकनीकी खामियों के चलते इस बिल्डिंग के काम को बीच में ही रोक दिया गया और आज ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। जिस प्रांगण में भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वहाँ बच्चे ज्यादा और जगह कम पड़ रही है। भाई जगह का अभाव है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं, फर्नीचर में बैठाते हैं तो कमरे छोटे छोटे हैं, जिससे वजह से बच्चों को सुविधाजनक उसमें बैठाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो बच्चों के भौतिक विकास को देखते हुए उस बिल्डिंग तो बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी अगर मतलब व्यवस्था बन रही है उसकी। शिक्षा व्यवस्था को लेकर हालात और हकीकत आपके सामने है। देश की कल को लेकर आज की सुस्ती सरकार की गंभीरता बताने को काफी है। आप सब समझदार हैं, तय कीजिए कि ये महज नीतिगत चूक है या फिर सवाल नीयत पर भी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के नाम पर कितने कॉलेज खोले गए, जो कॉलेज कम दुकान ज्यादा थे। इनके जरिए मां बाप की जीवन भर की कमाई निकाल ली गई और कॉलेज बंद हो गए। इसका अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि कुछ लोगों ने मिलकर बहुत से लोगों का लाखों करोड़ रुपया लूट लिया। 2019 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री निशंक ने संसद में कहा कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों की गुणवत्ता की जांच के लिए हाल फिलहाल कोई सर्वे नहीं किया गया है। भारत सरकार 2018 में कम आमदनी वाले राज्यों के 1 लाख इंजीनियरिंग के छात्रों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के लिए 1500 शिक्षकों की नियुक्ति की थी। ये सभी आईआईटी और एनआईटी के छात्र हैं। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई, लेकिन क्या अब वहां के छात्रों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा की जरूरत समाप्त हो चुकी है? आईआईटी दिल्ली से एमटेक करने वाले और गेट क्वालिफाइड प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी अपने जैसे लगभग 1500 शिक्षकों के साथ मंडी हाउस पर धरने पर बैठे हैं। अनुराग त्रिपाठी अब तक झांसी के बुंदेलखंड कॉलेज में पढ़ा रहे थे, मगर 1 अक्टूबर से बेरोजगार हो जाएंगे। 2017 में शिक्षा मंत्रालय ने देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए TEQIP नाम के प्रोग्राम के जरिए IIT, NIT से पास शिक्षकों की भर्ती की थी और इन्हें आश्वासन दिया गया कि 3 साल बाद इन्हें राज्य सरकारें कॉलेजों में नियमित कर देंगी, पर ऐसा नहीं हो रहा। शुरुआत के 3 वर्ष
केंद्र सरकार विश्व बैंक की सहायता से इस प्रोजेक्ट को फंड करेगी। और उसके बाद राज्य एवं केंद्र सरकारों के मध्य एक MOU साइन हुआ था कि इस 3 साल के पूर्ण होने के बाद जो वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज़ हैं, जिनका परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होता है रेगुलर इंटरवल पे, उनको स्टेट गवर्नमेंट अपने सिस्टम में एब्जॉर्व करेगी। इस MOU को साइन किया गया था और ऐसा जब 3 साल हो गए ऐसा नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने कई बार लेटर्स खुद लिखे हैं राज्यों को कि जो MOU साइन हुआ था उसको आप इम्प्लीमेंट करें, इनको एब्जॉर्व करें। जब ये काम पिछली बार नहीं हो पाया तो 5 महीने पहले भी हमको यहाँ पर आना पड़ा था। जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था तो उस समय के शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे प्रधानमंत्री मोदी का फ्लैगशिप प्रोग्राम कहा था। यहाँ तक कि बाकायदे प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसे लॉन्च किया था। पर अब हालात ये हैं कि नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इनसे मिल तो लिए हैं, पर इनके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तब हमें ऐसा आश्वासन दिलाया गया था कि 6 महीने के बाद वापस से आपको यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा, आपके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि वापस से हमारी स्थिति वही है, हम वहीं पर सड़क पर आकर बैठ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का स्तर कहाँ जा सकता है। ये पूरा प्रोग्राम शिक्षा मंत्रालय ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर शुरू किया था। शिक्षा मंत्रालय इन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दे चुका है, पर आगे नियमित करने या एक्सटेंशन देने के लिए पैसे ना होने की दलील दे रहा है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों की माने तो ये प्रोग्राम सिर्फ 3 वर्ष के लिए था। राज्य सरकारों को इन शिक्षकों को नियमित करना था। राज्य सरकारों से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की बात चल रही है। राज्य सरकारों ने पैसे ना होने की दलील दी है। अगर सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी इन्हें नौकरी बचाने के लिए सड़क पर बैठना पड़े तो समझिए कि वाकई में शिक्षा का क्या हो रहा है और शिक्षा को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है। क्योंकि अगर ये IITians बेरोजगार होते हैं तो इसका प्रभाव उन लाखों इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों पे पड़ेगा जो इंजीनियर बन के देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। सहयोगी शशिकांत झा के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश के माहेश्वरी साड़ियों का हाल आपने देखा था। आज बनारसी साड़ियों के कारोबार का हाल भी देखिए। लोगों के हाथ में पैसे नहीं हैं, इसलिए खरीदारी घट गई है। अजय सिंह बता रहे हैं कि त्योहारों का महीना आने वाला है, बनारसी साड़ी के ग्राहक दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके इंतजार में कई दुकानें बंद होने लगी हैं। बंगाल हमारा बहुत बड़ा इसका परचेज करने वाला सेंटर था। बंगाल की स्थिति यह है कि इस वक्त हम लोगों का दुर्गा पूजा का सीजन था, 1 पैसे का कस्टमर नहीं है। बिल्कुल कोई बंगाल से आ ही नहीं रहा है कोई ग्राहक, और ना ऑर्डर, शायद 10-15% ऑर्डर आ रहे हैं, उससे अधिक ऑर्डर नहीं है। और उसके अलावा आंध्रा तेलंगाना के अलावा कहीं से हिंदुस्तान में ऑर्डर नहीं है। महाराष्ट्र दल है, ये गणेश उत्सव बहुत मज़े का मनाया जाता है। गणेश उत्सव में बिक्री नहीं हुई बना, और पंजाब दिल्ली तो वैसे ही बैठा हुआ है। लोगों के पास पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तो वो माल खरीदेंगे, अन्यथा हमारा बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा। बनारसी साड़ी उद्योग के महामंत्री राजन बहल का यह दर्द यूं ही नहीं है। कोरोना के बाद की तालाबंदी मानो जैसे अभी भी साड़ी उद्योग के लिए चली आ रही है। साड़ियों के खरीदार नहीं हैं, बनाया हुआ माल बिक नहीं रहा है, और जो माल बाहर गया उसका पैसा फंसा हुआ है। इस वक्त कहा जाए तो बहुत ही विकट स्थिति में हमारा उद्योग चल रहा है। ये 2019 में जो लॉकडाउन हुआ उसकी पेमेंट अभी तक हमारे पास 50% भी पेमेंट नहीं आ पाई। तब तक थोड़ा बाजार चलने लगा तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम किया। वो बैंक से लोन हो रहा या जहाँ से भी पैसे का इंतजाम कर सके हमने इंतजाम किया, और उसको इंतजाम करने के बाद फिर हमने इन्वेस्ट किया पैसे को, फिर ग्राहकों को माल बेचा, और फिर वो भी पेमेंट हमारी फंस गई। अभी उसमें से 80% रिकवरी बाकी है। अब आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा हमारा उद्योग जो जूझ रहा है ये फाइनेंस से जूझ रहा है। मनोज शाह की फर्म में ये पुराना स्टॉक बाहर से आने वाले कारोबारियों के लिए औने पौने दाम पर बेचने को रखा गया है। ये साड़ियाँ नहीं बिकी तो बेकार हो जाएंगी। इसमें महंगाई लेके फ़र्क ये पड़ा कि लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई है। जो पहले 1500-2000 खरीदते थे वो 500-700 की परचेजिंग करना चाहते हैं। पैसा लोगों के पास उतना है नहीं,
और नया नया आइटम बनता है, वो पुराना माल रुक जाता है, वो फिर पुराना हम रेट डाउन करके या सेल में बाहर जो कस्टमर आते हैं उनको हम लोग उसको सेल आउट करते हैं। संकट की असली मार बुनकरों पर पड़ी है। शकील अहमद के घर पहले 3 हैंडलूम थे और काम अच्छा चलता था, लेकिन कारोबार ऐसा बैठा कि सारा ताना बाना उलझ गया। हैंडलूम छोड़ चाय पकौड़ी की दुकान खोलनी पड़ी। ये कहानी सैकड़ों बुनकर की है। हम क्यों परेशान है कि हमारा बुनकर का काम है पिछले बहुत दिनों से बंद हो गया है और बहुत परेशानी हो गई थी हमें, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई दुकान खोले, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था कि दुकान खोलने के लिए। तो हमने अमन भाई से सहायता ली, हमने पकौड़ी सलाद यही सब की दुकान खोली है और उसी से हम अपने बाल बच्चों का पेट पाल रहे हैं। बनारसी साड़ी उद्योग ने ऐसी दुर्दशा और ऐसी मंदी कभी नहीं देखी थी। ऐसा इसलिए नहीं कि इसके कदरदान कम हो गए हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है कि लोगों के खरीदने की क्षमता कम हो गई है। ऐसे में सरकार को इसके उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि इसके बाजार के लिए ठोस योजना बनानी चाहिए, क्योंकि अगर बाजार चल निकलेगा तो बनारसी साड़ी उद्योग अपने पैर पर खुद खड़ा हो जाएगा। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।